अलादीन का चिराग नस्ल दर नस्ल होता हुआ जब अलादीन हफ्तम के हाथ आया, जो एक सीधा साधा इंसान था, तो इसके बाप की वफ़ात के अगले ही रोज़ चिराग ज़मीन पर रगड़ा, जिससे फ़ज़ा में धुआं फैल गया। और फिर इस धुएं में से इसका ख़ानदानी जिन खौफनाक कहका लगाता हुआ नमूदार हुआ। इसके बाजू मशरक़ और मग़रिब में फैले हुए थे और कद आसमान से बातें कर रहा था। जब ये धुआं छटा और इस कवि हैकल जिन की हिला देने वाली आवाज़ फ़ज़ा में गूंजी, क्या हुक्म है मेरे आका, तो अलादीन हफ्तम ने एक नज़र इसे देखा और फिर कहा, ज़रा दौड़ कर नुक्कड़ वाली दुकान से मेरे लिए एक सांची पान लाओ। जिन को अपने नए आका के इस हुक्म की तामील में बड़ी शर्म महसूस हुई, मगर इसने तामील की और दोबारा हाथ बांध कर खड़ा हो गया। अलादीन ने इसे हुक्म का मुंतज़िर पाया तो कहा, नहाना चाहता हूँ, बाल्टी उठाओ और सरकारी नलके से पानी भरकर इसे सेहन में रख दो। जिन को अगरचे एक बार फिर बड़ी सिबकी महसूस हुई, मगर इसने जो हुक्म मेरे आका कहा और गायब हो गया। नहाने से फरागत पाकर अलादीन ने एक बार फिर चिराग रगड़ा, जिस पर एक गड़गड़ाहट सुनाई दी और खौफनाक कहका लगाता हुआ जिन नमूदार हुआ। इसने झुककर कहा, क्या हुक्म है मेरे आका। अलादीन ने कहा, बाजार से सब्जी वगैरह लेकर आओ और मेरे लिए जल्दी खाना तैयार करो, मुझे बड़ी भूख लगी है। ये सुनकर जिन बहुत शर्मसार हुआ और गर्दन झुकाकर बाजार की तरफ चल पड़ा। खाना वगैरह खाकर अलादीन ने एक बार फिर चिराग रगड़ा, जिस पर जिन एक कसनियानी सी हंसी हंसता हुआ नमूदार हुआ, हाथ बांध कर खड़ा हो गया। अलादीन ने हुक्म दिया कि हमसायों से थोड़ी सी पत्ती मांग कर लाओ और चाय बनाओ। ये सुनकर पसीने के कतरे जिन की पेशानी पर नमूदार हुए, जो इसने फ़ौरन हाथ से पोंछ डाले और बादिल खास्ता हुक्म की तामील में मशगूल हो गया। फिर यूँ हुआ कि दिन, महीने और साल गिरते गए और वो अपने आका की खिदमत में इसी तरह मशगूल रहा। इसके कपड़े धोता, इस्त्री करता, जूते पॉलिश करता, बर्तन मांजता और नुक्कड़ की दुकान से इसके लिए पान और सिगरेट खरीद कर लाता। फिर इसकी नज़रों से ओझल हो जाता। इस दौरान जिन में एक तब्दीली रहनुमा हुई। इसकी जिसामत पहले से बहुत कम हो गई, इसका कद भी घटता चला गया और इसके कहकों की गूंज भी मौदम पड़ गई। एक तब्दीली इसमें यह रहनुमा हुई कि अलादीन के चिराग रगड़ने पर वो कांधे पर रुमाल रखे नमूदार होता और क्या हुक्म है मेरे आका की बजाय क्या हुक्म है साहब जी कहता। ये जिन आस्ता आस्ता अपनी पहचान भूलता जा रहा था। सो अलादीन के इस जिन की नकाहत पर अब रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी, हत्ता कि एक वक़्त आया कि इसका कद घटते घटते अपने आका के कद के बराबर हो गया। इसके बाजू अब मशरिक़ और मग़रिब में फैले हुए नहीं थे, बल्कि वो सुगड़ कर अपने आका जितना ही रह गया। रफ्ता रफ्ता इसकी कमर में दर्द होने लगा, पट्टे दर्द करने लगे, जिसके लिए वो बाकायदगी से सरबैक्स टी खाने लगा। ताहम अब भी अपने साहब जी की खिदमत में हमतन मशगूल रहता। अब वो पहले जैसा करूफर वाला जिन नहीं था, बल्कि वो अपनी शनाख्त तक भूल गया था। सो अब इसे बुलाने के लिए चिराग रगड़ने की ज़रूरत ना पड़ती थी। वो कांधे पर रुमाल रखे, धोती और बनियान पहने ऐसे ही सबकी नज़रों के सामने पड़ा रहता। इसका कद अलादीन के कद से भी छोटा हो गया था। चुनांचे अब अलादीन इसे बुलाना होता तो वो इसे, ओए छोटे इधर आओ कहकर आवाज़ देता।
ایک دن اس نے الادین سے کہا، صاحب جی اگر آپ اجازت دیں تو میں کہیں اور کام تلاش کر لوں۔ آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے اس میں آپ کا اپنا گزارا بھی نہیں ہوتا۔ الادین یہ سن کر چونک گیا اور پھر اس نے رضامندی کے اظہار کے لیے ہولے سے اپنی گردن ہلائی۔ سو یہ جن آج کل بابو ہوٹل میں ملازم ہے اور چھوٹے اوئے کی بات سن کر تھکے تھکے قدموں کے ساتھ ایک میز سے دوسری میز کی طرف جاتا ہے۔ کبھی کبھی اسے اپنا ماضی یاد آتا ہے تو اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے بازو اور آسمان سے باتیں کرتا ہوا قد، بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات کو اپنی ہتھیلی پر اٹھا لانے والا جن، دوبارہ جن کے روپ میں آنے کے لیے اپنی تمام قوتیں مجتمع کرتا ہے، مگر اپنی تمام تر کوششوں کے نتیجے میں وہ سگریٹ کے دھوئیں جتنے مرغولے میں سے بھی اپنی دکھتی ہوئی کمر پر ہاتھ رکھے نمودار ہوتا ہے۔ اس پر وہ مال ندامت کے سر جھکا لیتا ہے اور ہولے سے کہتا ہے، میں بہرے کروفر والا جن تھا، مگر میرے آقاؤں نے مجھے کمزور کر دیا۔ پھر ایک دم سے خوف زدہ ہو کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے کہ کہیں کسی نے یہ سن تو نہیں لیا۔ وہ کبھی بڑے کروفر والا جن تھا